बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी 1 फिज़िक्स का पेपर जो आपका अभी सेकंड एनुअल का हुआ है उसका सोल्यूशन इससे पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सेक्शन बी का मैंने वीडियो बना के आपको दे दिया था। सेक्शन सी वाला मैंने उसी वक्त बनानी थी वीडियो, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी था और थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। और सेक्शन सी कुछ ऐसा है कि इसमें पूरा का पूरा सोल्यूशन जो है वो बनाना थोड़ा लेंथी काम भी था, तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। बहरहाल अभी इसके मैं सॉल्यूशन क्वेश्चंस के आपको बता देता हूँ। इसके अलावा एक और बात पहले ही बता दूं कि जो लोग केमिस्ट्री का भी टेकअप कर रहे हैं सेकंड एनुअल का पेपर, तो इंशाल्लाह उनके लिए कोशिश मैं कर रहा हूँ केमिस्ट्री की भी वीडियो बनाऊं। और उसी तरह इसका पेपर भी जब आएगा तो पेपर का सॉल्यूशन भी इंशाल्लाह साथ अपलोड कर दूंगा। तो केमिस्ट्री वाले भी साथ रहें। बाकी मुझे कुछ लोगों ने और सब्जेक्ट्स का भी कहा है कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू वगैरह, तो वो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मेरी किसी सब्जेक्ट में मास्टरी है नहीं तो मैं उसके साथ में इंटरफेयर नहीं करता। सॉरी फॉर दैट। कोशिश करूंगा अगर किसी और कंप्यूटर के टीचर से फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले तो वो बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन उसके अलावा मुझे कोई इतना खास आइडिया नहीं है कंप्यूटर का, तो चले फिर भी कुछ है। उर्दू और इंग्लिश जो है उसमें मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ है कि जितनी आप पहली दफ़ा 9th क्लास में आए होंगे तो आपकी होंगी। अच्छा, बहरहाल सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला पार्ट है सिट हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और फोर्स इज रिजॉल्व। अच्छा, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो एक ही क्वेश्चन में दे दिए उन्होंने। थोड़ी सी ज्यादती है स्टूडेंट्स के साथ कि बहुत ज़्यादा इसमें लिखना पड़ता है आपको। तो हेड टू टेल रूल में आपने क्या लिखना था? पहले तो रूल क्या होता है हेड टू टेल रूल, कि आप वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर सिलेक्ट अ स्केल, फिर ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर अकॉर्डिंग टू दैट स्केल, और साथ साथ आप एक डायग्राम जरूर बनाएंगे। कोई भी दो वेक्टर्स शो करते हैं, एक पहला वेक्टर है, इसको आप कहेंगे ये वेक्टर ए है। फिर आप कहेंगे ड्रॉ द सेकंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। किसी भी डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना था आपने, और वो दूसरा वेक्टर बस ये है कि पहले वेक्टर के हेड से स्टार्ट होगा। ये वेक्टर बी हो गया। और फिर आपने लिखना था कि रिजल्टेंट वेक्टर इज देन ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द हेड ऑफ द लास्ट या सेकंड वेक्टर। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, इसको वेक्टर आर बी कहते हैं। फिर आपने बताना था कि आर इक्वल्स टू ए प्लस बी है। रिजल्टेंट जो है वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो ये हेड टू टेल रूल में डायग्राम समेत याद रखना, डायग्राम भी बनानी थी। 2 नंबर इसके थे। और 3 नंबर रेजोल्यूशन वाले के, वो अगेन जैसे मैंने बताया वो थोड़ी ज़्यादती है। मैंने, अगर आपको याद हो कि आपको इस चैप्टर में ये 2 क्वेश्चन स्पेशली करवाए थे, तो मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग में आने का बहुत चांस है। तो वो देख लें, रेजोल्यूशन वाला भी इधर आ गया। तो रेजोल्यूशन वाले में क्या करना था कि एक वेक्टर अगर एक एंगल के ऊपर हो, अब ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम वेक्टर आर कह देते हैं इट इज़ एक्टिंग एट एन एंगल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा के ऊपर है। अब इसके 2 कंपोनेंट्स हमने बनाने थे। वो कंपोनेंट्स यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं नीचे, और इसकी टेल से भी, लेकिन बहरहाल कहते हैं यहाँ से एक वेक्टर नीचे ड्रॉ करें तो ये इसका वाई कंपोनेंट होगा। परपेंडिकुलर नीचे अगर मैं ड्रॉ करूँ, दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। इसको हमने कहा, ये चले इसको मैं एफ कह देता हूँ। इफ दिस वेक्टर इज एफ देन दिस वन इज द वाई कंपोनेंट एंड दिस वन इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर एफ एक्स। और फिर हमने ये ट्राइंगल का नाम रखा था ओ ए बी, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई की थी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोसाइन थीटा जो है चूंकि वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, यानी ओ ए ओवर ओ बी, ये हमने लिखा था कि ये कोसाइन थीटा के इक्वल है। तो ओ ए पे एफ एक्स है, इस पे एफ है, तो एफ एक्स ओवर एफ जो है वो कोसाइन थीटा के इक्वल है। तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा? एफ कोसाइन थीटा के इक्वल होगा। ये एक चीज़ लिखने का, ये सारा कुछ लिखने का 1 नंबर था। उसके बाद इसी डायग्राम के ऊपर हम साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा होता है एफ वाई ओवर एफ, यहाँ बनेगा यानी ओ ए बी ओवर ओ बी, और वो साइन थीटा के इक्वल है। और यहाँ से एफ वाई एक तरफ रखेंगे और एफ को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। यहाँ तक खत्म नहीं कर देना था, यहाँ से आपने बताना था कि अगर एफ वाई और एफ एक्स पता हो तो एफ कैसे फाइंड आउट होगा। तो आपने उधर अप्लाई करना था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या पहले बेस लिख देते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर,
तो यहाँ डायग्राम में देख लें, हाइपोटेन्यूज है एफ, बेस पे एफ एक्स और वहाँ एफ वाई, तो आपने लिखना था कि एफ का स्क्वायर इक्वल टू है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और फिर दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना था, तो स्क्वायर रूट लेके ये आंसर आपने लिखना था एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। और फिर आखिर में आपने लिखना था डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करते हैं, वो होता है एफ वाई ओवर एफ एक्स, थीटा इक्वल टू होता है जी टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। यहाँ तक ये सारा करना था जी इस क्वेश्चन में। अच्छा जी, ये हो गया पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद इसका पार्ट 2 है स्टेट पास्कल्स लॉ डिस्कस इट्स एप्लीकेशन हाइड्रोलिक प्रेस। तो ये पास्कल्स लॉ की जो हाइड्रोलिक प्रेस वाली है ना एप्लीकेशन, ये जो आपकी वो एनबीपी वाली बुक थी उसमें तो ये थी नहीं, ये दूसरी जो बुक थी पुरानी वाली उसमें ये होती थी। ये वाला आलम किसी ने पुरानी बुक में से पेपर बना दिया है, क्योंकि वो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा वाला भी वहीं से दे दिया है आगे क्वेश्चन, और ये वाला भी दे दिया है। बहरहाल वो ऐसा लोस में था शायद, तो इसलिए वो क्वेश्चन दे दिया बनाने वाले। हाइड्रोलिक लिफ्ट वाली नहीं यहाँ लिखनी थी, हाइड्रोलिक प्रेस वाली लिखनी थी, देख लें। हाइड्रोलिक प्रेस और डिवाइस है, हाइड्रोलिक लिफ्ट कोई और डिवाइस है। बहरहाल इसमें एप्लीकेशन में क्या लिखना है, हाइड्रोलिक प्रेस में भी एक मशीन होती है और उसके अंदर भी एक पिस्टन लगा हुआ होता है और एक सिलेंडर होता है। ये पिस्टन लगा हुआ होगा और अंदर सिलेंडर के अंदर वो होगा लिक्विड होगा। तो आपने लिखना ये था कि लिक्विड जो है इसको ये पिस्टन फोर्स लगा के पुश इन करता है। जब ये पुश इन करता है तो ये लिक्विड क्या करता है, इस प्रेशर को आगे ट्रांसमिट कर देता है। अब आगे ट्रांसमिट करेगा तो यहाँ इसके बाद आगे एक और मशीन लगी होगी, प्रेसिंग मशीन, इसके ऊपर यहाँ एक पिस्टन इधर भी लगा हुआ होगा। तो यहाँ आपने ऊपर एक और इसी तरह का मैकेनिज्म पिस्टन वगैरह का रखा हुआ है, और दरमियान में यहाँ पे आप वो चीज़ रखते हैं जिसको आपने प्रेस करना है, कॉम्प्रेस करना है। तो ये वाला पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, तो इस ऑब्जेक्ट को, ये जो वैसे तो होती है ये रुई की गांठें होती हैं, इनको वो प्रेस कर देता है। तो इनको प्रेस करने में मैकेनिज्म क्या है कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स की वजह से प्रेशर लग रहा है, प्रेशर फोर्स ओवर एरिया होता है ना, वो प्रेशर लिक्विड उस प्रेशर को आगे ट्रांसमिट करता है। ये एप्लीकेशन इसकी, वो प्रेशर जो है फिर आकर इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है अपवर्ड्स, और उस फोर्स की वजह से ये प्रेस हो जाता है। ये सारी आपने एक्सप्लेनेशन इसके अंदर देनी थी। लेकिन अगर आपने दूसरा वाला कर लिया टू-टेल रूल वाला तो वो ज़्यादा बेहतर था इसके मुकाबले में। बहरहाल नेक्स्ट चलें, एक्सप्लेन वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक थर्मल अच्छा ऑफ सॉलिड्स, व्हाट इज बीटा, शो दैट बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अगेन ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, तो ये भी थोड़ी सी ज्यादती है स्टूडेंट्स के साथ, और ये प्रूफ भी नेशनल बुक वाली बुक में वो है ही नहीं। ये भी आपको बताऊं, ये भी पुरानी बुक थी जो उसमें था, तो अगर उससे आपने तैयारी की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो वेल एंड गुड वो भी। अच्छा, अब ये क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करते हैं तो उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है। अब वॉल्यूम याद रखना, अगर एक आपके पास क्यूब है ना, तो क्यूब में सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो क्यूब में जो वॉल्यूम है ना वो होता है लेंथ का क्यूब। तो अगर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चले मैं इधर ड्रॉ भी कर देता हूँ कि इफ़ यू हैव अ क्यूब लाइक दिस, अगर ड्राइंग मेरी जो है वो बुरी हो जाए तो सॉरी फॉर दैट। ये आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब की लेंथ विड्थ और हाइट ये एक जैसी है, ठीक है। लेंथ विड्थ और हाइट ये तीनों एक जैसी हैं। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, और ये इसकी हाइट है। तो ये तीनों एक जैसी हैं। तो अब वॉल्यूम को क्या कहेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, या इन सबको सिंबल भी एक ही रख लूँ तो मैं तो एल एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, इसकी हर एक लेंथ यानी एल ये भी इंक्रीज होगी, डब्ल्यू भी इंक्रीज होगी, एच भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले आपने दिखनी है, किसी एक साइड की लेंथ जब इंक्रीज होती है तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ा होगा, डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये जो रेशो है ना ये किसके इक्वल होती है, ये याद रखना, ये आगे आगे काम आएगी, अल्फा टाइम्स डेल्टा टी, ये इसके बराबर होती है, अल्फा टाइम्स डेल्टा टी, ठीक हो गया। जब आप वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को देख रहे होते हैं तो वहां पे हमने पढ़ा था कि डेल्टा वी ओवर वी जो है ये किसके बराबर होता है, डेल्टा वी ओवर वी जो है ये बराबर था बीटा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद आपने आगे ये बताना था कि क्योंकि वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, तो जल्दी जल्दी लिखता हूँ, ये मकसद आपको सिखाना तो नहीं, पेपर तो आप दे चुके हैं। वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब होता है, और चेंज इन वॉल्यूम जो होगा उसको बोलेंगे हम डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कैसे आएगा, चेंज कैसे आएगा, चेंज आएगा किसी एक साइड की लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ और उसके ऊपर कर देते हैं क्यूब, ठीक हो गया। और सॉरी ये इसको लिखूंगा मैं वी प्लस डेल्टा वी,
v प्लस डेल्टा v जो है ये होगा l प्लस डेल्टा l का होल क्यूब। अब ये वाला v दूसरी साइड पे जाके मैं माइनस कर देता हूँ, तो डेल्टा v हो जाएगा l प्लस डेल्टा l होल क्यूब, और उसमें से ये v इधर आके माइनस हो जाएगा, ये v इधर आके माइनस हो जाएगा, और v l क्यूब होता है, तो आपने इधर ये कहना था l प्लस डेल्टा l होल क्यूब माइनस l क्यूब, ये डेल्टा v का आ जाएगा। उसके बाद ये l प्लस डेल्टा l होल क्यूब को आपने फॉर्मूला से ओपन करना था, l क्यूब प्लस डेल्टा l क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपने बताना था कि जो डेल्टा एल है ये बहुत छोटा है, तो इसके ऊपर जो स्क्वायर है ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, तो जहाँ जहाँ डेल्टा एल के ऊपर स्क्वायर या क्यूब आ रहा है ना, उसको आपने कर देना था इग्नोर, यानी इन वैल्यूज को आपने इग्नोर करके, और ये चूंकि यहाँ पे माइनस एल क्यूब ये वाला भी आ रहा है, तो ये एल क्यूब इस एल क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और जो स्क्वायर वाली और क्यूब वाली टर्म्स हैं वो आपने निगलेक्ट कर देनी, तो आपने लिखना था डेल्टा वी इक्वल्स टू 3l स्क्वायर डेल्टा एल, ये लिखना था। और फिर इसके बाद आपने दोनों साइडों को डिवाइड कर देना था वॉल्यूम से, तो डेल्टा वी को भी वॉल्यूम से डिवाइड कर देना और दूसरी साइड को भी वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, डेल्टा वी ओवर वी इक्वल्स टू 3l स्क्वायर डेल्टा एल ओवर वी, ठीक है जी, और v अगेन एल क्यूब होता है, तो यहाँ पे मैं एल क्यूब ही लिखूंगा, तो ये कैंसिल, तो डेल्टा v ओवर v इक्वल्स टू, यहाँ ये कैंसिल, तो आपने ये लिखना था 3 डेल्टा एल ओवर एल। अब मैं वापस वहाँ स्टार्ट पे जाऊंगा, डेल्टा एल ओवर एल किसके बराबर है, वो मैंने ऊपर टॉप पे लिखा है, डेल्टा एल ओवर एल इज अल्फा डेल्टा टी, तो वहां से उठा के यहाँ अल्फा डेल्टा टी लिखूंगा, तो डेल्टा वी ओवर v इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी, और फिर चूंकि ये जो डेल्टा वी ओवर वी है ये इधर हमने लिखा था बीटा के इक्वल है, तो अल्फा इक्वल्स टू 3, सॉरी बीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा, ये एंड में आ जाएगा, ये डेल्टा वी ओवर वी टाइम्स डेल्टा टी ये होता है बीटा के इक्वल, तो यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा, तो इतना बड़ा ये प्रूफ था 3 नंबर का, लेकिन बहरहाल पेपर में है तो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, लेट मी रेज ऑल ऑफ दिस। ये सारा अगर समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं, अभी आपने समझना नहीं, पेपर आप दे दिए, अगर ये लिखा था तो नंबर मिलेंगे, नहीं लिखा था तो नहीं मिलेंगे, आपने इसका दूसरा कर लेना था। व्हाट इज मेंट बाय थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है बेसिकली, तो हीट का रेट ऑफ फ्लो ये थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। अब ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये डिपेंड करता है किस किस फैक्टर पे, फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो वो अगर आपको याद हो ये आखिरी चैप्टर में ये टॉपिक था, और मैंने स्पेशली उस वीडियो में बताया था आपको कि आपने नहीं छोड़ना ये आखिरी चैप्टर जो है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, तो अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने छोड़ दिया था तो फिर देख लें इसके दोनों पार्ट्स आखिरी में से ही आए हैं। तो बहरहाल ये थर्मल कंडक्टिविटी जो है इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आपको याद होगा, वो था चेंज इन टेम्परेचर, एक फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा है एरिया, और तीसरा है लेंथ, तो आपने स्पेसिफिकली वो फैक्टर्स लिखने थे। लेंथ के साथ क्या रिलेशन है इसका, इसको बल्कि बुक में क्यू ओवर टी लिखा है, चलो क्यू ओवर टी लिखेंगे, तो क्यू ओवर टी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ये बताना था आपने। उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के डेल्टा की या T2 माइनस T1 के, और ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ये तीन फैक्टर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, दो के डायरेक्ट और एक इनवर्स, और फिर आपने इनको कंबाइन करके ऐसे लिखना था अल्फा, सॉरी एरिया इंटू T2 माइनस T1 ओवर ओवर एल, और फिर सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी आप हटाएंगे तो यहाँ पे आप कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी के को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ बताएंगे कि ये इक्वल टू है के टाइम्स ए टाइम्स डेल्टा टी ओवर एल, ये लिखना था आपने। एक्सप्लेन करने में ये लिखना था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है, एज द लेंथ इंक्रीजेस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिक्रीजेस, चेंज इन टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एज द temperature difference increases the rate of flow of heat increases, so more heat is supplied per second uh, if the temperature is increased। अच्छा जी, उसके बाद स्टेट न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन, तो ये आसान सा ही है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ की स्टेटमेंट, और सेकंड लॉ में F इक्वल्स टू ma भी डिराइव करना था, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आई थिंक। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एग्जांपल ऑफ फील्ड फोर्स, तो देखें उसमें ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है इसमें आपने बताना था कि ये पहली बात ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है,
नॉन कॉन्टैक्ट वो फोर्सेस होती हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट नहीं भी होंगे ना, तो फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक अर्थ के ऊपर एक हाइट के ऊपर है, अर्थ फिर भी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ की सराउंडिंग में एक रीजन ऑफ स्पेस है। इस रीजन ऑफ स्पेस में कोई भी इस रीजन ऑफ स्पेस में कोई भी चीज आएगी, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब अट्रैक्ट कर रही है विदाउट कांटेक्ट, तो हम ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सराउंडिंग द अर्थ इज अ रीजन ऑफ स्पेस दैट इज कॉल्ड द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय ड्राइंग दीज एरोज, डायग्राम बना के आपने बताना था कि ये एरोज हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सारे के सारे एरोज अर्थ के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। ये बताते ये हैं कि एनीथिंग एनी ऑब्जेक्ट दैट इज ब्रॉट इन द विसिनिटी इन द फील्ड ऑफ द अर्थ, अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर विद द फोर्स, वी कॉल दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फिर इसकी आपने ये भी बताना था स्ट्रेंथ क्या होती है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। तो इस यूनिट मास के ऊपर, ये अगर 1 kg है तो इसके ऊपर जितनी भी फोर्स लगेगी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये भी एक थ्योरेटिकल किस्म का सवाल था। आई होप कि आप लोगों ने इसमें क्वेश्चन नंबर 5 किया, ये नहीं अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट है देखिए नंबर 6, ये है न्यूमेरिकल। और अच्छा, एक दो स्टूडेंट्स से मुझे पूछे थे इसके बारे में सवाल भी। देखें आप लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबके कमेंट्स के जवाब दे दूँ, बट आई आई नो कि ये थोड़ा सा थोड़ा सा ये काम मुश्किल भी होता है, बाज़ औक़ात वो कमेंट नज़र से नहीं गुजरता, नोटिफिकेशन में वैसे रह जाता है। तो मैं फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन रह जाए तो रिपीट कर दिया करें, कोई बात नहीं, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन कुछ जवाब यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आपने एक एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, आप कह रहे हैं मैंने डाटा लिखा है, मैंने गिवन और क्या चीज़ मतलब फाइंड करनी है वो लिखा है, आगे मैंने यूनिट गलत कर दी है, आगे मैंने फार्मूला गलत कर दिया है, आगे मैंने माइनस का सब्ट्रैक्ट होता था वो मैंने प्लस कर दिया, कोई इस किस्म का। तो याद रखिए कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। अगर आपने साइन की गलती की है, साइन साइन आपका माइनस प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिए, ये गलती फिजिक्स और मैथ में काबिल माफ़ी नहीं होती, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। डाटा लिखने के नंबर, वेल कुछ टीचर्स हैं वो दे देते हैं, डाटा लिखने के नंबर्स दे देते हैं, बल्कि देने चाहिए उनको। लेकिन अब 5 में से आप एक्सपेक्ट करेंगे तो 4 दे देंगे, नहीं, वो 5 में से 1 नंबर देंगे डाटा ठीक होगा तो। 4 नंबर नहीं देंगे। अगर आपने फॉर्मूला गलत लगाया, वैल्यूज गलत पुट की हैं, आंसर भी गलत ही है, ज़रा आपने एक टाइम की वैल्यू अगर किसी ने गलत लिखी है तो सारा कुछ आगे गलत ही किया है। अब लिखने के तो नंबर नहीं मिलेंगे, सही लिखने के नंबर मिलेंगे ना, तो गलत लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन बहरहाल फिर भी इसका रूब्रिक आ जाएगा तो उसमें ज़्यादा डिटेल से क्लियर हो जाएगा किस किस स्टेप के किस किस पॉइंट के मार्क्स हैं। अच्छा, इसमें है अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 7 सेकंड्स। तो अब यहाँ किसी ने मेरे से सवाल पूछा था, बल्कि खुद ही बता दिया था स्टूडेंट ने, कि मैंने ये समझा कि 7 सेकंड ऊपर जाने में 7 सेकंड नीचे आने में, तो बाद में उसको रियलाइज हो गया कि असल में टोटल 7 सेकंड है। यानी ये बॉल यहाँ से ऐसे गई और यहाँ से वापस आई, ये टोटल जर्नी में उसको 7 सेकंड लगे। तो आधा टाइम यानी 3.5 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगे हैं और 3.5 सेकंड उसको नीचे आने में लगे हैं। सिंप्लीफाई होगी चीज़। तो सबसे पहले है 7 सेकंड्स, तो आधा आधा मैंने बता दिया। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, तो ये हाइट इसकी कितनी है? तो याद रखना जब भी नीचे से कुछ चीज़ ऊपर जा रही होगी ना तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0, ये हमें हमेशा पहले से पता होती है। उसकी एक्सेलरेशन -9.8 या -10 ले लेते हैं फिलहाल, -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगी। अच्छा, ये भी स्टूडेंट्स ने कहा है बुक में 10 लिखा है, 9.8 लिखा है, तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, 10 और 9.8 दोनों सही समझते हैं बोर्ड वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये भी हमें पता होता है, ये भी हमें पता होता है, और यहाँ पे हमें टाइम भी पता है। टाइम है इसका 3.5 सेकेंड। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। वी एफ इक्वल्स टू वी आई, नहीं वी आई भी हमें नहीं पता यहाँ पर। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 7 सेकेंड्स, और द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन अप। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट करनी है, दोनों बातें फाइंड आउट करनी है हमने, यानी इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसके ऊपर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं ना, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, तो वी एफ तो हो गया 0, ये 0 हो गया, ये मैंने फाइंड आउट करना है, और ए माइनस है तो इसकी वजह से -10 इंटू टाइम 3.5 ले लेते हैं। तो ये -10 इंटू 3.5 हो जाएगा 35, इसको उधर भेज दें तो वी आई हो जाएगा 35 मीटर्स पर सेकंड। तो पहले जो मर्जी फाइंड करे, कोई पाबंदी नहीं है। अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है, अब आपने हाइट फाइंड आउट करनी है, तो इसके ऊपर थर्ड इक्वेशन लगा दें, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, बल्कि इसको 2gh लिखा करें जो इक्वेशन है असल में।
यार उन्होंने 2s लिखा हुआ, फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 टाइम्स -10 टाइम्स द हाइट जो आपने फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ये अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 35, इसका स्क्वायर कर दें। तो -20h इक्वल्स टू -35 स्क्वायर, 35 स्क्वायर देखते हैं। ये आ रहा है जी 1225 और 1225 है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। h फाइंड करना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 20 से। तो 1225 को मैं डिवाइड अगर करूँ 20 से, मेरे पास आ रहा है 61.25। तो 61.25 मीटर ये इसकी हाइट है। दोनों बातें फाइंड आउट कर ली हमने। आगे चलते हैं। आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब जिसको न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं ना, यहाँ पूरी उम्मीद है कि उसके नंबर पूरे आएंगे। सही किया होगा इसमें। वेल, किसी को पसंद आई है आपकी एक्सप्लेनेशन तो पूरे मिलेंगे, वरना आधा नंबर, एक नंबर कट जाता है। थ्योरेटिकल है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, पहली बात है डिफरेंशिएट करना है। तो वो रिसोर्सेज जिनके अम, जो माखज हैं, जो अम, आ, जो उनके प्रोड्यूस करने वाले हैं, जब वो खत्म हो जाए, रन आउट हो जाए ना ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, तो वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स ये हमें ज़मीन से मिलते हैं, अब समंदर की तह से मिलते हैं। तो इनको बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो इनको बनने में इतने साल लगे हैं, तो हम अगर जल्दी जल्दी इनको ख़त्म कर रहे हैं तो ये नॉन रीन्यूएबल है। दोबारा बनने में बहुत अरसा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम इनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के। विंड एनर्जी का पहले आपको पता होना चाहिए सोर्स क्या है। तो विंड एनर्जी खुद से कोई एनर्जी नहीं है, इसका सोर्स है सन। ये बताना जरूरी है। सन कैसे देखें, जब सन किसी जगह पे बीट अप करता है तो सन की वजह से वहां पर जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। तो वो हवा जब गर्म हो जाती है तो आपने बताना है वो ऊपर को उठ जाती है। जब वो हवा ऊपर को उठती है, हॉट एयर ऊपर को उठती है, तो उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड एयर किसी और जगह से ट्रैवल करती है। ये जो कोल्ड एयर ट्रैवल करना है, इसको विंड एनर्जी बोलते हैं। अब इसकी वजह से हम क्या करते हैं, आगे हम लगा देते हैं वो बड़े बड़े प्रोपेलर्स, और उसकी वजह से वो नीचे टरबाइन, और टरबाइन से बिजली बनती है। तो सोर्स इसका सन है ना, तो सन जल्दी रन आउट नहीं होगा, इसको बहुत अरसा लगेगा। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल इसलिए कि बहुत अरसा लगा और उसका सोर्स जो है वो रन आउट हो रहा है। और ये जो है वो इसलिए है कि इनमें जो सन है वो सोर्स है बेसिक विंड एनर्जी का। उसकी वजह से हम सन से, मतलब ये सारा मैकेनिज्म बताना था कि कैसे है सन, और फिर आगे बताना था कि ये जल्दी रन आउट नहीं होगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। तो ये हो गया आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया है। और इस पेपर का सब सारे मैंने सेक्शंस आपको अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी आप लोग अब ये पेपर देने के बाद 10th क्लास जो है वो उसकी स्टडीज़ अपनी जारी रखेंगे। तो 10th क्लास के फिज़िक्स की टॉपिक्स और चैप्टर्स के लिए मैंने ये वीडियोस बनाई हुई हैं। ये मैं आपको सामने स्क्रीन पे आप आ रहा होगा, प्लेलिस्ट भी पूरी शेयर कर रहा हूँ। स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, बहुत मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को ये टॉपिक्स। मेरे फेवरेट ये टॉपिक्स रहे हैं दोनों हमेशा से। तो इनकी आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा भी देंगी, और आपको ये टॉपिक्स पढ़ने में भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा इनको भी। तो सी यू इन केमिस्ट्रीज वीडियो देन, जो केमिस्ट्री के पेपर दे रहे हैं इंशाल्लाह।